हाँ जी बच्चे, तो ये हमारा कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का या होल्डिंग कंपनी का ना आई थिंक लेक्चर नंबर 4 होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी क्लास है आज की। इम्पॉर्टेंट क्या बच्चे, वैसे तो सारी क्लासेस इम्पॉर्टेंट है इसकी, तो थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना और एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। बेसिक तो मैंने आपको सारा बता दिया है, एक एग्ज़ाम्पल लिखो आप। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है और ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 2017। मार्च 2017। और इसके अंदर आपको एक तो एच लिमिटेड दिया हुआ है और एक इसमें आपको एस लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है। एक हमारे पास एच लिमिटेड है और एक हमारे पास एस लिमिटेड है। आपको यहाँ पर कुछ एसेट्स दी हुई हैं, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स कुछ भी कह लो आप, 2,60,000 और एक आपको यहाँ पे 1,70,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड और 55% है। 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मैंने ख़रीदी हुई है, मतलब एच लिमिटेड ने। तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 55% कह लो कि कैपिटल के मालिक हैं। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है बच्चे कि अगर हमने कैपिटल परचेज़ करी है एस लिमिटेड की, तो मैं एस लिमिटेड के रिज़र्व्स का भी ओनर बनूंगा, क्योंकि कैपिटल के साथ साथ हमें रिज़र्व्स में भी ओनरशिप मिलती है। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पे मैं लिखूँगा शेयर कैपिटल। ₹2,00,000 और यहाँ पर मैंने लिखा 1,00,000 रुपये। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा जनरल रिज़र्व 80,000 तो एच लिमिटेड के हैं और 40,000 रुपये के जनरल रिज़र्व एस लिमिटेड के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एच लिमिटेड का है और एस लिमिटेड का कितना है बच्चे, 20,000। और ये सारी रिज़र्व्स, ये सब कौन सी डेट को है, 31 मार्च 2017, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा साल के एंड पे ही बनती है। बस हमें ये देखना होगा कि हमने कौन सी डेट को शेयर्स एक्वायर करें। ये जो इन्वेस्टमेंट हमने एस लिमिटेड में की है, ये हमने कौन सी डेट को करी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी है या महंगी खरीदी है। इसके बाद बच्चे फिर आप यहाँ लिखना लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ में आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये और ये 10,000 है। ठीक, टोटल 3,30,000 और ये है मेरे पास 1,70,000। 3,30,000 और यहाँ पर हमने लिखा 1,70,000। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद लिखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लिखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, डेट ऑफ एक्विजिशन। वन 4/2016, ठीक है, यानी कि साल के शुरुआत में। अच्छा, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट कब करी है बच्चे, ये जो आपको बता रहा है ना इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट मैंने कब की होगी, ये इन्वेस्टमेंट मैंने की होगी एस लिमिटेड में कब करी है, डेट आपको बता रहा है 1/4/2016, इट मीन्स इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। तो इसका मतलब
अगर मैंने इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर करी है तो मुझे इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर की नेट एसेट्स पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा, नेट एसेट्स, हाँ या ना। ठीक है, तो मुझे उस दिन की नेट एसेट पता है तो मैं आराम से पता लगा सकता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी या महंगी खरीदी। आगे पॉइंट नंबर 2 कहता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है जी, ऑन 1/4/2016 को बता रहा है जनरल रिज़र्व 30,000 रुपये, और इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है ये कितना बता रहा है, 15,000 रुपये। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन है आपकी, और इसमें आप लिखो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। तो एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं इसमें आपको करवाता हूँ कि कैसे करना है आपको। वैसे तो आपने लिखते लिखते पढ़ ही लिया होगा, इतना कोई खास है नहीं, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चे अब ध्यान से देखना ज़रा मेरी बात आप। मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ये एक टाइम पीरियड है, ठीक, और ये साल मेरा स्टार्ट हो रहा है 1/4/2016 से, और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2017। ठीक है बच्चे, तो आप मेरे को ये बताओ साल के एंड पे शेयर कैपिटल कितनी है एस लिमिटेड की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एच। इन्वेस्टमेंट मैंने किस में करी है, एस लिमिटेड में, तो मैं एस लिमिटेड को एनालाइज करूँगा। 1 लाख रुपये, हाँ या ना। अच्छा, इस दिन मेरे जनरल रिज़र्व कितने हैं एस लिमिटेड के, मतलब 40,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बच्चे, 20,000, है ना। ये जो बैलेंस शीट में आपको लिखा हुआ मिला है 1,40,000 और 20,000, इसका मतलब ये कितना है, 1,60,000 रुपये। ये कब है, ये है साल के एंड पे। तो क्या मुझे साल के एंड के नेट एसेट्स देखने, ये नेट एसेट्स निकालने का दूसरा तरीका है। नेट एसेट्स हम एसेट साइड में से भी निकाल सकते हैं, और हम नेट एसेट्स लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने लायबिलिटी साइड से निकाला है। तो आप मुझे ये बताओ बच्चे, 31 मार्च 2017 1,60,000 रुपये की नेट एसेट्स है। तो क्या मैं 31 मार्च 2017 के नेट एसेट्स जानना चाहता हूँ? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ 1 अप्रैल 2016 के नेट एसेट्स। क्यों? क्योंकि मैंने उसी दिन इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी थी। मुझे एक बात का जवाब दो, कंसोलिडेशन कौन सी डेट को हो रहा है? कंसोलिडेशन हो रहा है 31 मार्च 2017 को। समझ आई बच्चे? लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कब एक्वायर करी है? मैंने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है 1/4/2016 को, हाँ या ना। तो मैंने इस दिन इन्वेस्टमेंट सस्ती एक्वायर करी या इन्वेस्टमेंट महंगी एक्वायर करी, तो वो चीज़ मुझे कब पता चलेगी? जब मुझे 1/4/2016 के नेट एसेट्स पता होंगे। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस दिन 1/4/2016 को जनरल रिज़र्व कितना है, 30,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 15,000। समझ आई यहाँ तक बात? इस दिन के नेट एसेट्स पता करने मेरे को कितने हैं। अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज है नहीं। शेयर कैपिटल तो हम एज्यूम कर लेते कि सेम ही होगी। जनरली जो चेंजेस आते हैं वो प्रॉफिट्स में चेंज आते हैं। तो शेयर कैपिटल कितनी, 1 लाख। ठीक है बच्चे, तो 1/4/2016 को, तो बच्चे 1/4/2016 को मेरे पास जो नेट एसेट्स हैं वो है 1,45,000, हाँ या ना। तो मुझे बताओ क्या 1,45,000 सारी की सारी मेरी है? नहीं, मैंने इसमें 55% की हिस्सेदारी है, क्योंकि मैंने 55% शेयर कैपिटल खरीदी है। तो मैं 55% का मालिक हूँ एस लिमिटेड में। तो अगर मैं 55% निकालता हूँ 1,45,000 का 55%, तो बच्चे ये आ जाता है मेरा 79,750, हाँ या ना, 79,750। तो मैं 79,750 के नेट एसेट्स का ओनर हूँ एस लिमिटेड में।
हाँ या ना? या मैं इसको ऐसा कहता हूँ कि मैंने जो एस लिमिटेड में ये 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, इस इन्वेस्टमेंट के बदले में मेरे को एस लिमिटेड से कितने मिले? मुझे एस लिमिटेड से 79,750 मिला है। हाँ या ना? तो इसका मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीद ली। जो चीज़ 79,750 की है वो मुझे 70,000 रुपये में मिल गई, तो इसका मतलब मैंने 9,750 रुपये सस्ता ख़रीदा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया एच लिमिटेड को कितने का? 9,750। और ये प्रॉफिट क्या कंपनी ने अपने एफर्ट से कमाया है? नहीं बच्चे, ये प्रॉफिट कंपनी ने, कहते हो ना, बना बनाया प्रॉफिट मिला है, तो इसको हम कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ आई यहाँ तक? तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मुझे सस्ता पड़ा, मतलब कंट्रोल एक्वायर करने की कॉस्ट 9,750 सस्ती पड़ी है, तो वो मेरी कैपिटल रिजर्व है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो मैंने वैसे ही निकाल लिया। हाँ या ना? और अब मुझे ये बताओ कि 1/4/2016 यानी कि शेयर्स एक्वायर करने के बाद या इन्वेस्टमेंट ख़रीदने के बाद अगर कुछ भी एस लिमिटेड ने कमाया होगा, प्लीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। 1/4/2016 के बाद यानी कि जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करें उस दिन के बाद जो भी अर्निंग एस लिमिटेड ने की होगी उसमें एच लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है 55%, तो बताओ क्या वो प्रॉफिट को मैं कैपिटल प्रॉफिट बोलूँ या उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलूँ? तो बच्चे उस प्रॉफिट को हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई शेयर एक्वायर करने के बाद अगर एस लिमिटेड ने कमाया है तो 55% तो एच लिमिटेड का है, तो कहने का मतलब 55% किसने कमाया होगा? एच लिमिटेड ने। समझ आई? एस लिमिटेड कमाए, एच लिमिटेड कमाए, एक ही बात है, क्योंकि कंट्रोल है उसके ऊपर उसका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली ना कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करे हैं उस दिन से उस दिन तक के जो प्रॉफिट होते हैं, उस दिन तक के प्रॉफिट वो सारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं और कंपनी उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। और उसके बाद अगर कोई अर्निंग होती है शेयर एक्वायर करने के बाद, तो वो सारे प्रॉफिट मेरे रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये सारी बातें मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मेट में नोट करवाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ आएगी। ठीक है जी, चलिए। सॉल्यूशन अब प्रॉपर तरीके से मैं आपको करवाता हूँ कि किस तरीके। तो बच्चे हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है? तो उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एनालिसिस। जो मैं अपनी बातें आपको बता रहा था सारी प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट एनालिसिस ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है? तो एक तो होता है मेरे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1/4/2016, जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यानी कि शेयर्स एक्वायर करने के बाद के प्रॉफिट 1/4/2016 आफ्टरवर्ड्स। ठीक है जी? एक तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक आपके पास जर्नल रिजर्व है। हाँ या ना? ठीक है बच्चे, चलिए देखना ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ ओपनिंग बैलेंस। आपके पास एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, एक आपके पास जर्नल रिजर्व का है, और ये कौन सी डेट को है? 1/4/2016। तो ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व का 1/4/2016 को 15,000 और 30,000। ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर, ऐसे लिखना, प्रॉफिट अर्न आफ्टर 1/4/2016, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट सारे जो है कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं और उसके बाद के सारे प्रॉफिट्स मेरे रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
आप मुझे बताओ, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे बच्चे तो साल के एंड तक, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, आप मुझे बताओ, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस लिमिटेड का 20,000 रुपये बता रहा है 31 मार्च 2017 को, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करे उस दिन आपको बता रहा है 15,000 रुपये, तो इसका मतलब जो 5,000 रुपये का डिफरेंस है वो हमने शेयर्स एक्वायर करने के बाद कमाया होगा कि नहीं? बच्चे जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं, ये देखो, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/2016 और 1/4/2016 को हमने शेयर्स एक्वायर करे थे, तो जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 15,000, हाँ या ना? और बताओ साल के एंड पे कितना बता रहा है? 20,000, तो इसका मतलब पूरे 12 महीने का डिफरेंस है कि नहीं? तो मुझे बताओ 12 महीने में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है? 5,000 रुपये कमाए कि नहीं कमाए? शेयर्स एक्वायर करने के बाद मैंने 5,000 रुपये कमाए, तो वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। ये देखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपये माइनस 15,000, यानी कि ये वाले 15,000, क्योंकि जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं उस दिन हमारे पास 15,000 रुपये का प्रॉफिट था, तो इसका मतलब मैंने 5,000 रुपये कमाए होंगे, तो वो मैं किस में दिखाऊंगा? पोस्ट वाले कॉलम में। समझ आई बच्चे? उसको मैं किस में दिखाऊंगा? पोस्ट वाले कॉलम में। 5,000 रुपये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4/2016 आफ्टरवर्ड्स। जनरल रिजर्व की बात कर लेते हैं। जनरल रिजर्व 40,000 रुपये बता रहा है और साल के शुरुआत में बता रहा है 30,000, मतलब जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे थे उस दिन 30,000 रुपये का बैलेंस है, तो मतलब वो तो पहले का बैलेंस है। शेयर्स एक्वायर करने के बाद मैंने 10,000 रुपये और ट्रांसफ़र करे हैं जनरल रिज़र्व में। भाई आपने कमाए होंगे तभी तो ट्रांसफ़र करें जनरल रिज़र्व में, तो ये 10,000 रुपये किस में आ जाएगा बच्चे? पोस्ट के कॉलम में आएगा, जनरल रिज़र्व के कॉलम में। ठीक, सो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया मेरा 45,000 के प्रॉफिट मेरे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है 5,000 और 10,000, हाँ या ना? तो ये चीज़ है बच्चे। तो आप मुझे बताना ज़रा सोच के, क्या 45,000 रुपये के प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है या नहीं? हाँ। क्या सारे प्रॉफिट्स एच लिमिटेड के हैं? नहीं। एच लिमिटेड का इसमें हिस्सा कितना है बच्चे? 45%, सॉरी 55%, नॉट 45। 45 पे तो कंट्रोल ही एक्वायर नहीं होगा। एच लिमिटेड में कितना है? 55% हिस्सेदारी एच लिमिटेड की, मतलब, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट बाकी जो बच गए 45%। एच लिमिटेड 55% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 45%। एच लिमिटेड 55% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 45%, हाँ या ना? ठीक है ना? चलिए, तो ये देखो ना, जो मैं आपको समझा रहा था बेसिकली वो इसी चीज़ की बात हो रही है। ये चीज़ आप ये देखो, शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहा मैं। शेयर कैपिटल में भी मेरी 55% की हिस्सेदारी, जनरल रिजर्व में भी 55% की हिस्सेदारी और 15,000 के प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी 55% की, तो ये इतना ही आएगा, वो भी देख लेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ इस 45,000 रुपये के अलग करके दिखाए हैं, है ना? वो भी देख लेंगे बच्चे। तो अगर मैं इसका 55% निकालता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 24,750। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये आ जाएगा बच्चे 20,250। $2750 एंड 2250 ये है 5,500 और 45 है 4,500। चलिए ठीक है जी, चलो अब वो बना लेते हैं सारी चीज़ें। ये मेरा क्या था बच्चे? वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट। प्रॉफिट एनालिसिस ऑफ एस लिमिटेड। वर्किंग नोट नंबर 2,
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बताओ आपने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी। हम ये चेक कर रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी या महंगी, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करना है शेयर कैपिटल के साथ। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी मैंने, उसके बदले में मेरे को क्या मिला? हाँ जी, उसके बदले में मेरे को एस लिमिटेड के नेट एसेट्स मिले। तो शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की थी ना वो, जो मैं अभी आपको पीछे दिखा रहा था, तो 1 लाख इसका 55%। बेसिकली आपको कैपिटल और रिजर्व्स को अलग अलग करके दिखाना है। 55,000 और इसके बाद जो है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये भी बताई थी मैंने आपको पिछली वीडियो में, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। क्योंकि प्री एक्विजिशन क्यों कह रहा हूँ बच्चे मैं, क्योंकि ये प्रॉफिट्स शेयर्स एक्वायर करने से पहले के प्रॉफिट है। प्री एक्विजिशन कितना था? 24,750, ये अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये रहा 45,000 आ रहा था ना, लेकिन 55% की तो मेरा है 24,750। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, उसके बदले में मेरे को क्या मिला बच्चे? ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा मिली हैं, पैसे कम देने पड़ गए। तो 9,750 रुपये का कैपिटल रिज़र्व आ रहा है मेरे पास। और यही बात मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई थी बच्चे। ये देखो आप, ये जो पिछला मैं आपको समझा रहा था, ये वही चीज़ थी। 1 लाख रुपये का भी 45% शेयर कैपिटल, और इन प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन, क्योंकि ये 1/4/2016 को बता रहा है जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करें। तो इसका मतलब ये इससे पहले के प्रॉफिट्स होंगे ना सारे के सारे, ये कोई एक दिन में कमाए जाने वाले प्रॉफिट थोड़ी ना है, पहले के प्रॉफिट है। तो इसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कहते हैं। हाँ, जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं उसके बाद जो हमने प्रॉफिट कमाए होंगे वो सारे प्रॉफिट्स कौन से होंगे? वो सारे प्रॉफिट्स होंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रोथ होती है बेसिकली। चलिए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। वर्किंग नोट नंबर 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का दिखा लो। आप मुझे बताओ 55% शेयर कैपिटल अगर एच लिमिटेड की है, तो बाकी की शेयर कैपिटल किसकी है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। शेयर कैपिटल 1 लाख का 45%, तो 45,000 रुपये। अच्छा, इनके हिस्से में प्रॉफिट्स भी आएंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स 20,250, ये वाला। और फिर पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये कितना बच्चे? 2,250 ये और 4500 ये। तो टोटल कितना हो गया? 4 और 2 6, 6,750, 6750। इसको ऐड करके टोटल 72,000। सो आई होप आपको समझ आया हो यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये 3 वर्किंग नोट हमने बनाए। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो मैं आपको एक पॉइंट और समझा देता हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4, मुझे यही बताओ आप। देखो बच्चे, ये जो 45,000 रुपये का प्रॉफिट है, इसमें एच लिमिटेड का हिस्सा है 55%। तो इसको हम किस में लेकर आ गए? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, हाँ या ना? क्योंकि मुझे ये देखना था कि मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी या महंगी। अच्छा, प्री एक्विजिशन के बाद, मतलब जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं उस दिन के बाद के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट भी कहते हैं। तो अगर वो रेवेन्यू प्रॉफिट है तो वो कहाँ पे दिखाने जाने चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करके दिखाओ फिर उसको आप अपने।
मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इधर देखो आप, 5,000 रुपये का P&L है या नहीं जो मैंने शेयर्स एक्वायर करने के बाद कमाए। मुझे बताना किसने कमाए ये 5,000 रुपये, सोच के और समझ के जवाब देना। ये 5,000 रुपये किसने कमाए बच्चे? एस लिमिटेड ने, हाँ या ना? नहीं समझे आप? एस लिमिटेड ने तो कमाए। अच्छा, इस 5,000 में एच लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी? 55%, यानी कि 2750। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2,750 रुपये का प्रॉफिट है ना, जो एच लिमिटेड के हिस्से में आ रहा है, इसको मैं एच लिमिटेड के हिस्से में ऐड करके दिखाऊंगा। मतलब क्या, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, बताओ एच लिमिटेड का प्रॉफिट कितना? 40, हाँ या ना? बताओ इसको भी कंबाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? कंसोलिडेशन करोगे तो करेंगे ना, लेकिन कितना कंबाइन करेंगे? क्या पूरा 20,000? नहीं बच्चे, 20 में से 15,000 रुपये प्री एक्विजिशन है, तो वो कंबाइन थोड़ी ना होंगे। वो जो 5,000 रुपये की ग्रोथ मैंने कमाई है ना, जो एस लिमिटेड ने 5,000 रुपये कमाए हैं आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसका 55% मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, और वही सेम चीज़ जनरल रिजर्व में भी होगा। ठीक है ना? तो वो चीज़ कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस इन एच लिमिटेड। बताना ज़रा, एच लिमिटेड का P&L में 40,000 रुपये बैलेंस है और जनरल रिजर्व में 80,000 रुपये बैलेंस है। तो पोस्ट एक्विजिशन में मेरा शेयर कितना? शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 2750 और जनरल रिजर्व में आ रहा था 5500, तो ये हो गया 42,750 और ये कितना हो गया बच्चे? 85,500। ठीक है ना? ये चीज़ है बच्चे, हो गया क्वेश्चन। अब बस बैलेंस शीट बनानी है आपने। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हाँ जी बच्चे, तो ये जो शेयर होल्डर फंड्स, सबसे पहले आप दिखाओगे, बैलेंस शीट आप बना ही रहे हो। वो एक्चुअली कुछ काम हो गया था तो मैंने थोड़ी सी वीडियो स्टॉप कर दी थी बीच में। चलो देखो बच्चे, आप इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हम सिर्फ किसकी दिखाएंगे बच्चे? एच की, समझ गए? अब मुझे बताओगे एस की क्यों नहीं दिखा रहा मैं? एस की मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि 55% की शेयर कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल हो गई, बाकी जो 45% बची है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाएगी। एच लिमिटेड 2 लाख रुपए की कैपिटल थी। ठीक है जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड P&L 42,750, 40,000 रुपये तो एच का है ही अपना, और 2,750 रुपये हमने एस लिमिटेड का कंबाइन करके दिखाया है जो आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन है। कंसोलिडेटेड रिजर्व, ये हमने 85,500 कैलकुलेट करा है। 80,000 तो है ही एच लिमिटेड का, हाँ या ना? एच प्लस एस, है ना बच्चे? एच का तो अपना है ही 80,000, एस का कितना कंबाइन करा हमने? 5500, जो कि आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन है। कैपिटल रिजर्व भी आया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से, वर्किंग नोट नंबर 2 9750। ये हमारा कौन से वर्किंग नोट से? ये दोनों के दोनों वर्किंग नोट नंबर 4 से कैलकुलेट कराएंगे। और बच्चे एक चीज़ और आ जाएगी इसके अंदर, हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 3। और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 3 72,000, ठीक है ना?
तो इसके अंदर क्या क्या आ गया बच्चे, एस लिमिटेड की कैपिटल भी आ गई जो हमने परचेस नहीं करी थी, यानी कि 45%। 55% तो कैपिटल के साथ कैंसिल हो गई, हाँ या ना, है ना। 55% के प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल हो गए। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल, एस लिमिटेड के रिजर्व्स 55% तक तो हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल हो गए, बाकी जो 45% बच गए वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ गए। ठीक है जी, 45% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ गए। तो आप इसको देख लो कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 42,750 प्लस 85,500 प्लस 9,750 प्लस 72,000, 4,10,000। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, ₹20,000 दोनों को ऐड कर दिया, एच और एस को। करंट लायबिलिटी कोई है नहीं, तो ये टोटल कितना हो गया, 4,30,000। नॉन करंट एसेट्स, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों को कंबाइन करके दिखा दो। डायरेक्टली वैसे भी आप कंबाइन करके दिखा सकते हो, कोई वो नहीं है। 4,30,000, 4,30,000, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चे। बहुत सिंपल वे में मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ ये वाला। ठीक है जी, इसको आप कर लो। तो मैंने को बस आज इतना ही कराना है। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ दिन से बच्चे ख़राब चल रही है, तो मैं इस वजह से, ठीक है, मैं करवा दूंगा बाकी टॉपिक्स भी आपको।